चलिए, तो मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत बच्चों का ये स्पेशल रिक्वेस्ट था कि 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो मैंने सोचा कि 9th को थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंस मिलता है, जबकि 10 के लिए तो वो बेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 9th वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भाई नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर के आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बायो में 9th में आपको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा होता है टिश्यू और तीसरा होता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और जैसा कि पढ़ाते समय आप लोगों के सभी के स्कूल में ये बताया गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, और सेल वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि क्लास 10 में फिर आपको बायो पढ़ना है और वहाँ पे इसकी बहुत सारी जानकारियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से हमारा टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के हिसाब से, इसलिए आपको इन दोनों चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हमारा तीसरा जो चैप्टर होता है क्लास 9 का, वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंस रखता है, वेटेज रखता है, लेकिन फिर भी अब पढ़ाया जा रहा है तो कुछ कारण से ही पढ़ाया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने पहले चैप्टर के MCQ, जो कि पहला चैप्टर हमारा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ठीक है, तो अपना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन चैप्टर शुरू होता है इसी टॉपिक से और बार बार ये आता है। अधिकतर बच्चों को तो आप लोगों को रटा हुआ होगा और रटा हुआ होना ही चाहिए, तो इसलिए हमारा पहला चैप्टर हु डिस्कवर्ड द सेल, तो सभी बच्चे जानते होंगे, आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, हमारे रॉबर्ट हुक। आंसर के साथ आपको स्लाइड में है क्लियर कट MCQ, इतने MCQ जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि बेसिक क्वेश्चंस आपको पता हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, द सेल ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज। सारे सेल एक्टिविटीज को सेल में कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल मास्टर करता है, तो मास्टर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सी है हमारा आंसर। थर्ड आते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम DNA कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं Which cell organelle is called the power house of the cell? सबको पता होगा, है ना? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो सबके बच्चे के जुबान पे रटा हुआ होता है, तो रटा होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेली, जो एक सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनेली कहलाते हैं, और कौन सा ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में? तो वो राइबोसोम है, जो फ्रीली पाया जाता है सेल के अंदर, और कुछ राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आर कॉल्ड। न्यूक्लियस के बिना जो सेल्स होते हैं उनको, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप यहाँ फंस सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ लिख देंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे ए न्यूक्लिएट लिखना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये भी हमको लगता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि गोल्जी एपरेटस जो पाया जाता है वो पैकेज करने का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि एनिमल सेल में सबसे बाहर रहता है, लेकिन प्लांट सेल में सेकेंड लेयर होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच सेल ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है? तो वो होता है लाइसोजोम। लाइसोजोम जो हमारा सुसाइडल बैग भी कहलाता है। ठीक है, और इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के हमारे 10 सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ खत्म होते हैं, जिसमें से हम पक्का बता सकते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम तो याद ही होगा, है ना? तो बस एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, और बाकी टॉपिक्स को भी लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा ताकि आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे, जो हमारा है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से रिलेटेड, तो टिश्यू वाले चैप्टर में आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अब उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज। प्लांट ग्रोथ के लिए
लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल एपेक्स पे, तो सूट एपेक्स पे भी और रूट एपेक्स पे भी, ठीक है, मतलब अंतिम छोर पे। नेक्स्ट विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है, रट जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम जो है फूड, थोड़ा सा दिमाग में ऐसे भी कर लीजिए फॉ, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी हम लोगों को कभी कभी अप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो फ्लोएम फूड, तो ऑटोमेटिक, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो वो पैरेन्काइमा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड ऐसा टिश्यू है तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है पचे हुए खाना को, गैसेज को, इन सबको, वेस्ट मटेरियल को, सबको ट्रांसपोर्ट भी एक तरह से वही करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में कौन सा टिश्यू सहायक होता है, तो वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, बोन से अटैच होता है और मूवमेंट करवाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर, स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, ठीक है ना, ये परमानेंट टिश्यू की ओर बढ़ते हुए परमानेंट टिश्यू का सबसे लास्ट मतलब ये होता है, वो कंप्लीटली डेड होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का आउटर लाइनिंग कौन सा टिश्यू बनाता है, मतलब एनिमल्स में तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेज, लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम है, तो वो स्टेम की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, गिर्थ को बढ़ाने का काम करता है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा इस तरह से टिश्यू चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म होता है। अब हम लोग अपने तीसरे चैप्टर क्लास 9th के आते हैं, जो कि है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और इससे रिलेटेड आपको प्लांट का इम्प्रूवमेंट कैसे, ज़्यादा मोर प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है, आइदर इन एनिमल रिसोर्स में और प्लांट रिसोर्स में। उसके डिफरेंट टाइप्स और तरीका तो आपने साल भर में शायद पढ़ा ही होगा कुछ कुछ, लेकिन चलिए नहीं भी पढ़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, कम से कम इतना ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ आपके दिमाग में अब होने चाहिए, एग्जाम का टाइम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं मेन एम ऑफ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट टू इंक्रीज, क्या चीज़ का इंक्रीज करने के लिए क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव किया जाता है, तो यील्ड, उत्पादन, फर्स्ट फसल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप वेराइटी इज कॉल्ड, दो डिफरेंट क्रॉप वेराइटी को क्रॉस करके नया जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। आपने सुना होगा बहुत जगह पे ये सब वर्ड टर्म्स, आपने सब सारे टर्म्स आपने अपने जीवन में सुन रखे होंगे, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि 9th क्लास के आप बच्चे को तो कोई बहुत छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो सब कुछ आप लोग जानते होंगे, लेकिन बस उसको थोड़ा सा रिमाइंड करने की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच इज अ डिजायरेबल ट्रेट इन क्रॉप, क्रॉप में लो यील्ड। अब देखिए जैसे एमसीक्यू में थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन पे भी अर्थ आपको पता होना चाहिए, लो यील्ड, कम उत्पादन। अब कम उत्पादन के लिए कोई थोड़ी मेहनत करता है कि नहीं। लॉन्ग मैच्योरिटी, मतलब बहुत देर में मैच्योर होगा, तो फसल हमें जल्दी जल्दी कैसे मिलेगी, हमें तो सारा काम जल्दी जल्दी चाहिए होता है, मेहनत कम और मुनाफा ज़्यादा, है ना, हमारा फंडा ये है। तो इसलिए और इसी फंडे के तहत ये वीडियो भी बन रहा है ना, कि मेहनत कम, साल भर आपने मेहनत किया नहीं है, लेकिन भाई मुनाफा तो चाहिए, रिजल्ट तो ठीक ठाक चाहिए सबको, तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा तीसरा इसमें है डिजीज रेजिस्टेंस, जो है वो मतलब कि बीमारी से वो बचा रहे, फसल में ऐसी क्वालिटी हो कि वो उसमें बीमारी जल्दी ना हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा यील्ड हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप समय समय पे करना क्या कहलाता है, तो क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप के पैटर्न में आपने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे फसल उगाते हैं, उसमें आपने मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्रॉप अल्टीमेटली देखिए पूरा चैप्टर पढ़ना तो जरूरी होता ही है, तो आप सब सारे टॉपिक को जानेंगे, लेकिन
अभी कम से कम इतने पे ज़रूर ध्यान दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज नोन एज। अब एनिमल्स पे आ गए, एनिमल की तो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हस्बेंड्री ये शब्द में नहीं फंसिएगा, हस्बेंड्री का मतलब ही होता है पालन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग मेनली प्रोवाइड्स। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन, ठीक है। तो वो मेनली हमें वहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ दिया हुआ है एग्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रियरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। बड़े अमाउंट में फिश को पाला अगर जाए तो उसे हम लोग पीसीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स। यहाँ पे 3-4 न्यूट्रिएंट का नाम दिया गया है, इनमें से कौन सा लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट 2 तरह के होते हैं प्लांट के, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो लार्ज क्वान्टिटी में, माइक्रो स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज। ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र हम लोग यूज करेंगे, फर्टिलाइज़र बेनिफिशियल होता है, क्रॉप के यील्ड को बढ़ाता है, लेकिन हर चीज़ का अपना लिमिट होता है। उस लिमिट और उस दायरे को हमें हमेशा याद रखना होता है ना। तो अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो सॉइल और वाटर का पॉल्यूशन होता है, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन उसका जो ज़्यादा खतरनाक उसका असर है उसका सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट टू मीट फूड डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये जो दिमाग में आया अपने चैप्टर में, इस चैप्टर में शुरू में ही पढ़ाया गया है कि हमारे जो पॉपुलेशन है अब तो और भी ज़्यादा, हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री वाले हो गए हैं, तो एटलीस्ट सबको खाना तो मिल सके, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है लेकिन पॉपुलेशन तो पर डे बढ़ रहा है। तो कम ज़मीन पे इतना कैसे उत्पादन हो कि सारे लोगों को कम से कम खाना मिल सके, तो वही हमारा एम इसका होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों चैप्टर के मिला के 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं एमसीक्यू। इतना कम से कम आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ ही नहीं लीजिएगा, मेरा सजेशन है कि इसको रट जाइएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टच हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।